हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर राम प्रसाद यूजीसी नेट में स्वागत है। और बताइए क्या हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आपने कल वाली जो क्लास है वो अच्छे से देख ली होगी और पहले वाली भी देख ली होंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो या तो इसे बाद में देख लीजिएगा अब, या पहले उसे देख लीजिएगा। देखिए उससे क्या होता है कि रिवीजन होता है, रिवीजन करना जरूरी है। आज हमने कुछ इनोवेशन किया है, एक पूरा पैटर्न चेंज किया है। इसमें हमने पूरा जो क्वेश्चन आंसर है वो अपनी तरफ से एक पूरा प्रिंट करके या फिर कह सकते हैं कि लिख के और एक पीडीएफ के माध्यम से हमने तैयार किया है। तो इसमें पहला फायदा तो है कि मैं आपके लिए जो रोज पढ़ाऊंगा वो पीडीएफ पढ़ाते ही टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। रोज 10 प्रश्नों की, ठीक है। तो आप वहाँ पे जैसे अगर आप क्लास का रिवीजन नहीं करना चाहें तो एक बार क्लास पढ़ ली, फिर आप उस पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिए, वहाँ डाउनलोड हो जाएगी, अपने में सेव कर लीजिए, तो ये फायदा हो जाएगा। दूसरा, हमने कुछ उसमें इनोवेशन भी कर दिया है। जैसे क्या होता है कि सीधे उसमें प्रश्न दिए हैं तो उसकी व्याख्या की वजह से हमने थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड या फिर माइनस कर दिया है, तो एकदम अच्छा बना दिया उसे, क्वेश्चनों का पैटर्न वगैरह। तो एकदम जो प्रॉपर ऐसी क्लास है कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए, अभी बार बार बाई नाउ की कह रहा है, अभी मैंने क्या है इसको परचेज नहीं किया है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है सॉफ्टवेयर। चलिए तो हाँ, एक चीज़ और, आज मैं आपको जो कल वाली क्लास है उसका रिवीजन नहीं करा पाऊंगा क्योंकि वो पीडीएफ इसमें तैयार नहीं हो पाई है। तो आप उसका भी रिवीजन कर लीजिएगा प्लीज़। कल से पूरा सिस्टम ही चलेगा, ठीक है। कल से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, एकदम प्रॉपर कल से रिवीजन भी होगा और वो होगी। तो देखिए, आज का हमने जो टाइटल रखा हुआ है, एक सेकेंड, क्लास 9 है और हमारा जो नागरिक शास्त्र चल रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड, देखिए ये हट गया। हाँ, हमारा नागरिक शास्त्र चल रहा है, सॉरी, नागरिक शास्त्र चल रहा है, परिभाषा, प्रकृति, व्यवहारवाद। तो लगभग हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद पर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं और यह एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम अभी 10 प्रश्न कर रहे हैं, आगे जैसा समय होगा उस हिसाब से। और यह नागरिकता या नागरिक शास्त्र की जो बुक है, यूथ कंपटीशन की, बहुत ही अच्छी बुक है। लगभग इसमें हम 12,000 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत होते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम जो आक्रमण है वो किसके द्वारा किया गया था। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। एक है, देखिए लिखने में भी दिक्कत नहीं है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। तो ये दोनों, जो व्यवहारवाद है वो साइंटिफिक है, उत्तर व्यवहारवाद एक तो रिलेवेंस की बात करता है और एक बात एक्शन की बात करता है, और उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों पर ज्यादा बल देता है, ठीक है। तो जो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति कब हुई थी, देखिए व्यवहारवाद 1950 में शुरुआत हुई थी और उत्तर व्यवहारवाद की 1969 में होती है, ठीक है। तो जो उत्तर व्यवहारवाद की जो क्रांति है उसे प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर जो आक्रमण है वो किसने किया था। तो मैंने आपको 3-4 दिन से बताता आ रहा हूँ कि ईस्टर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेविड ईस्टर्न, देखिए आज हमने लोगो भी लगाया है इसमें अपना, हमने नाम भी रख दिया है इसमें, और हमने ये भी बताया कि कहाँ से या फिर किस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी का जो 2017 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा, डेविड ईस्टर्न। देखिए, आपको अब क्लास भी अच्छी लग रही होगी एकदम, और ऐसा लग रहा होगा कि ऑफलाइन मोड में देख रहे हैं, ठीक है। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो आंसर तो देखिए, एक सेकंड, आंसर हमने डी है आंसर, ठीक है। तो जो उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन है वो डेविड ईस्टन द्वारा किया गया था। कब, 1969 में किया गया था।
अमेरिकन पॉलिटिकल एसोसिएशन की बैठक में, इसे हम APA ऐसे बोलते हैं, ईस्टन के द्वारा व्यवहारवाद की मान्यता पर देखिए प्रहार किया गया था। जी, व्यवहारवाद में ही संशोधन था उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद एक वास्तविक क्रांति है जिसमें हम देखते आ रहे हैं कि एक तो रिलेवेंस, एक होता है एक्शन, दो चीजों पर बल दिया जाता है। व्यवहारवाद के द्वारा तथ्यों को बनाए रखते हुए मूल्यों के संयोजन पर बल दिया गया। इसके द्वारा प्रासंगिकता का वो क्रियानिष्ठता के प्रयोग पर, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो रिलेवेंस और दूसरा एक्शन, ठीक है, दो चीज इसमें इम्पोर्टेंट थी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो देखिए व्यवहारवाद से तो नहीं हो सकता क्योंकि साइंटिफिक है, और वो रिलेवेंस की बात कर रहा है। मार्क्सवाद से नहीं हो सकता क्योंकि मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष की बात करता है। उदारवाद स्वतंत्रता की बात करता है। तो देखिए उत्तर व्यवहारवाद से होगा। ABMP में प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए आप कमेंट करके बताइए आपको लोगो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सिस्टम पूरा एकदम लग रहा है कि प्रॉपर क्लास हो रही है, ठीक है। उत्तर व्यवहारवाद से, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है, कम से कम 2 घंटे 2-3 घंटे के आसपास पूरा बनाने में लग जाते हैं PDF, तो बहुत टाइम लगता है। इसलिए आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, आप भी अच्छी तरीके से देखिए। तो देखिए इसका आंसर D है। प्रासंगिकता के सिद्धांत का जो संबंध है वो उत्तर व्यवहारवाद से है। डेविड ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन APSA के अध्यक्षीय संबोधन में इसकी घोषणा की। उसे एक वास्तविक क्रांति की संज्ञा दी। उत्तर व्यवहारवाद में व्यवहारवाद के गुणों तथा तथ्यों को, देखिए दो चीज थी, एक तो तथ्य लिए थे अपने व्यवहारवाद के, और उत्तर व्यवहारवाद के लिए मूल्य, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। बनाए रखते हुए मूल्यों के सामंजस्य पर बल दिया। उत्तर व्यवहारवाद में प्रमुख प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता पर बल दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है। एक चीज और है इसमें जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है कि देखिए अब हम पहले इसे पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आपको रोज कमेंट करना है कि इसका आंसर ये है। जैसे लिख रहे हैं 83, 83 का A, 83 का B, 83 का C या D, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जैसे मैं पढ़ाता हूँ आप कमेंट करके करिए। तो सब देखिए, जो आज का अगला तीसरा प्रश्न हुआ कि किसने माना कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? तो अब आपको कमेंट करना है इसमें। तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। देखिए ये भी प्रश्न 2017 में असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है, क्योंकि वहाँ पे व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे थे वहाँ पे। तो देखिए इसका आंसर आपने अगर कमेंट कर दिया है तो अब मैं बता देता हूँ, ईस्टर्न होगा, ठीक है। तो मूल्यों का जो आधिकारिक निर्धारण है, इसकी बात किसने करी थी? तो डेविड ईस्टन ने करी थी, ठीक है। देखिए डेविड ईस्टन, तो डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए कहा कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। ईस्टन मानता है कि राजनीतिक जो व्यवस्था है वो नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है, यह प्राधिकारिक होता है तथा समाज पर बाह्य रूप से लागू होता है, ठीक है। चलिए आज का फिर अगला प्रश्न, फिर आपको कमेंट करना है, आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है, जिसे हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट मॉडल, ठीक है। तो बताइए, मैंने आपको बता दिया है। साथ ही आप ये बताइए कि संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक मॉडल
का प्रतिपादन किसने किया था? चलिए आपने कमेंट कर दिए, ठीक है। तो देखिए निवेश निर्गत जो सिद्धांत है वो ईस्टन ने किया था, और जो संरचनात्मक प्रकारात्मक जो मॉडल है वो आमंड एंड पावेल ने दिया था, ठीक है। ये भी एमपी का प्रश्न है। तो देखिए आंसर सी, डेविड ईस्टन ने वर्ष 1953 में व्यवस्था विश्लेषण के अंतर्गत आगत निर्गत सिद्धांत इनपुट आउटपुट मॉडल प्रस्तुत किया। ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण निवेश व निर्गत के माध्यम से किया। देखिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे उसे कंट्रोल करने के लिए वो एक गेट कीपर था। ईस्टन ने आगत के अंतर्गत मांग, आगत देखिए आगत के अंतर इनपुट के अंतर मांग होगी, यानी मांग भी आएगी, और समर्थन, प्रत्येक में चार चार, तो समर्थन भी होगा। और बताया कि राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण में अत्यधिक गति पाई जाती है, यह व्यवस्था सदैव चलती है। देखिए एक सिक्लिकल है, मतलब ऐसे जिस पुनर्निवेश यानी फीडबैक आती है फिर अच्छी नीतियां बनती है। देखिए है कुछ नहीं, मैं बताऊं आपको क्या है सिस्टम है। सिस्टम ये है कि जैसे इनपुट मतलब सरकार की यहाँ मांग जाती है, सरकार नीति बनाती है, फिर जब उसमें कोई कमी हो जाती है तो फिर अच्छी नीति आती है, मतलब उसमें सुधार। तो इस तरीके से पुनर्निवेश के माध्यम से एक क्रम चलता रहता है, गतिशीलता मिलती है। उसने राजनीतिक व्यवस्था को सूचना मांग के अतबार से बचाने के लिए, बचाने हेतु गेट कीपिंग की भी व्यवस्था की थी। आप एक चीज बताइए, जो इसमें रेड मैंने यूज करा है जो पेन, वो अच्छा है कि नहीं है टाइप, और कुछ कमियां हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक हैं। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए। देखिए मैं आपको ये फायदा रहेगा इससे कि आप जैसे जैसे कमेंट करोगे तो आपको आंसर जानने का ऐसा लगेगा मैं खुद उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर भी डेविड ईस्टन है। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट है डेविड ईस्टन। तो आंसर बी, ए सिस्टम एनालिसिस और पॉलिटिकल लाइफ के जो लेखक हैं वो डेविड ईस्टन है। यह 1965 में प्रकाशित हुई थी। एक उनकी जो बुक है द पॉलिटिकल सिस्टम 1953, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है, ठीक है। देखिए क्या है पहले समझिए, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। अब परंपरा में क्या होता होगा, तो देखिए महान मुद्दों का अध्ययन किया जाता था, मानव व्यवहार का अन्वेषण नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आधुनिक की विशेषता है आदर्श। एक सेकंड, आद एक सेकंड आदर्श राज्य की बात होती थी जब आप सुकरात, प्लेटो, और देखिए मेरी राइटिंग ऐसी नहीं है, पेन ही ऐसी चलती है, राइटिंग भी बहुत अच्छी है। आदर्श राज्य का और दार्शनिक वृत्ति, देखिए राजस्थान में पूछा है, तो मानव व्यवहार का इसमें अन्वेषण नहीं होता था, ये ऑप्शन गलत है। देखिए ऑप्शन बी, मानव व्यवहार का अन्वेषण परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। मानव के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन देखिए आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। शेष जो अन्य विशेषता है वो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता है। देखिए हमने जो लोगो बनाया है, रामप्रसाद आईएएस ही रखा है उसमें, यहाँ पे विद्या सर्वस्व भूषणम, शायद आपको अच्छा लग रहा होगा ये, ठीक है। 3 स्टार भी रखी है इसमें हमने। एक चीज है इसमें, किसी की कॉपी नहीं की है, पूरी यूट्यूब पे आपको देख लेना, ऐसा लोगो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कॉपी में सिद्धांत या उसमें विश्वास नहीं रखता टीप करने में, ना तो मैंने शुरू से करी है ना ही मैं करता। मैं कुछ यूनिक बनाता हूँ, आप ये भी देख ली यूनिक होगा,
किसी की टिप नहीं होगी जो आज मैंने बनाया है। ऐसा कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होगा जिसमें मैंने टिप किया होगा। जो बनाओ वो रियल में बनाओ, ठीक है। चलिए, तो अब अगला प्रश्न है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये मैच है कि नहीं है। तो परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत की समर्थकों के रूप में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सुमेलित कौन सा है, क्योंकि 3 सुमेलित है। अब हमें एक छांटना तो अपने आप ही हो जाएगा। तो देखिए, जो अरे हट क्यों जाता है ये बार बार। हन्ना अरेंट विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत के बीच असंगति की बात करते हैं, तो इससे संबंधित है, ठीक है। तो ये सही है। दूसरा है माइकल जो ऑक्सफोर्ड है, जो रूढ़िवादी है, कंजर्वेटिव है। अनुभव का दार्शनिक विश्लेषण, ये भी सही है। जॉर्ज सेवाइन, तो ये ऐतिहासिक अध्ययन उचित उपागम के रूप में, तो भी सही है। और जो आंसर सही नहीं वो है चार्ल्स मेरियम, जो मैंने आपको बताया था। ये मानव व्यवहार के नियंत्रण के लिए सिद्धांत नहीं, ये चार्ल्स मेरियम ने व्यवहारवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो देखिए, उपरोक्त में विकल्प डी सुमेलित नहीं है, सी अन्य विकल्प सुमेलित है। ध्यातव्य है कि चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान का बौद्धिक जनक माना जाता है। तो आप बहुत ध्यान रखिए कि जो व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत है का बौद्धिक जनक चार्ल्स मेरियम को माना जाता है। देखिए, ये पेंसिल भी बहुत अच्छी है, मतलब क्लियर दिख रहा होगा। और मैं देखिए, मैंने वाइट नहीं लिया है। क्या होता है कि वाइट में हम ज़्यादा देर तक देखते हैं तो थोड़ी आंखों में समस्या आती है। जो मेरे साथ है, आपके साथ है, वो भी मेरे साथ ही होता है। इसलिए मैंने ब्लैक लिया है। उसमें भी मैंने वाइट, पहले मैंने वाइट ही रखा था, लेकिन मुझे वाइट अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं रेड लिया है। और देखिए, एकदम अब आप कितना भी इस पे देख लीजिए तो आपकी आंखों को कोई समस्या नहीं होने वाली है, जो कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। देखिए, अब अगला प्रश्न है कि व्यवहारवाद की किस बौद्धिक आदर्शला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए। तो जो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ईस्टर्न थे, उन्होंने व्यवहारवाद के 8 सिद्धांत दिए थे। उत्तर व्यवहारवाद के, देखिए याद करिए, उत्तर व्यवहारवाद के कल भी बताया था मैंने, 7 सिद्धांत दिए थे। तो देखिए, नियमितता, शुद्ध विज्ञान, व्यवस्थाकरण, एकीकरण, ये क्या थे बताइए। तो जो व्यवस्थाकरण है वो क्या, इसका शोध सिद्धांत शोध प्राण होना चाहिए, तो ये व्यवस्थाकरण, ठीक है। देखिए, ऑप्शन सी सही है। व्यवहारवाद की व्यवस्थाकरण रूपी बौद्धिक आदर्शला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए। ईस्टर्न ने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आदर्शलाओं का जिक्र किया है। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो भी प्रश्न है मैंने पीवाई क्यों लिए हैं, क्योंकि आप ऐसे ऐसे यहाँ से कहीं से प्रश्न उठा लीजिए, कोई मतलब नहीं उनका। क्या होता है कि टीचर ज्यादातर ऐसे प्रश्न आपको करा देते हैं जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, या फिर आपको ऐसे प्रश्न करा देना इतने टफ कि वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएं, इतने सरल करा देना कि एग्जाम में नहीं पूछे जाएं। इसलिए प्रश्न वही करने चाहिए जो एग्जाम में पूछे जाएं। इसलिए उसका लेवल बहुत मायने रखता है। आप देख लेना, कई लोगों के सिलेक्शन न होने का मेन कारण भी है कि कई लोग प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं प्रश्न वही लेता हूँ जो एग्जाम में 95% पूछे जाने की। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अब आगे आने वाला एग्जाम है उसमें देख लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से इस एग्जाम को एनालिसिस किया है। मैं बता दूं आपको, 8 बार मैंने यूजीसी नेट किया है, और एक बार जेआरएफ एक बार ही हुआ है मेरा, ठीक है। लेकिन जेआरएफ में स्कोर भी मेरा 232 है। आप देख लेना, ऊपर बोर्ड में भी लगाया उसमें, ठीक है, एक ही बार में। तो देखिए, नियमितता है, तकनीक, मूल्य, शुद्ध विज्ञान, सत्यापन, परिमाणीकरण, व्यवस्थापन और समायोजन, ये 8 सिद्धांत बताए थे जो आप रट लेना है इनको, ठीक है। नियमितताएं, देखिए मेरे रटने का मतलब ये नहीं है कि रट्टा मारो, मतलब समझ लेना। नियमितताएं, तकनीक है, मूल्य है,
शुद्ध विज्ञान है, सत्यापन है, प्रमाणीकरण है, व्यवस्थापन है, समायोजन है, 8 सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद अब जो हो गया अगला प्रश्न है 89। एक सेकंड, हमने हाँ 88वां कर लिया। ठीक है 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है कि व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत को विचारों के मात्र क्रमबद्ध और बौद्धिक इतिहास के रूप में जिसकी कोई व्यवहारिक प्रासंगिकता नहीं है खारिज करता है। बताइए सही है कि गलत है। तो देखिए जो व्यवहारवाद है वो जो राजनीतिक सिद्धांत को विचारों के मात्र क्रमबद्ध और बौद्धिक इतिहास के रूप में जिसकी कोई व्यवहारिक प्रासंगिकता नहीं है खारिज करता है। ठीक है, तो ये सही है क्योंकि क्लियर ही दे रहा है। दूसरा है कि व्यवहारवादियों का मत है कि मानकीय राजनीतिक सिद्धांत ने राजनीतिक विज्ञान के शोध उपकरणों को मजबूत किया है। देखिए क्या दे रहा है, मानकी मतलब नॉर्मेटिव होता है इसकी इंग्लिश, और मानकी मतलब मूल्यों। ये गलत हो जाएगा क्योंकि मूल्यों की बात तो व्यवहारवाद में हो ही नहीं रही है। इसके बाद तीसरा जो स्टेटमेंट है कि व्यवहारवाद इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति का पर्यवेक्षणी व्यवहार विश्लेषण की मुख्य इकाई है। तो देखिए ये सही है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए ये राजस्थान में पूछा, राजस्थान में बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर सी यानी 1 एंड 3। ठीक है, तो आंसर है व्यवहारवाद के संबंध में उपरोक्त कथन 1 एवं 3 सही है। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा विशेष आंदोलन है जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विशेषकर उसके ऐतिहासिक, दार्शनिक और विवरणात्मक संस्थात्मक उपागमों से असंतुष्ट है। ठीक है, आज का जो लास्ट प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन व्यवहारवाद की कमी नहीं है। मतलब 4 कमियों में से देखिए आंसर भी बता दिया आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है, कमेंट करके बताना। देखिए इससे क्या होगा, आपको बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा, आपको फिर दोबारा कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मैंने प्रश्न पढ़े दिए आपको बता दिया, तो फिर आपको कमेंट करना है कि आपके हिसाब से क्या रहेगा। मैं सब कमेंट देखता हूँ, मैंने सोचना कि नहीं देख रहा हूँ। अभी थोड़ा जैसे प्रॉपर पूरी तरीके से लाइव में आ पाएंगे, फिर आप एक दूसरे से वार्ता कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो पहला है कि व्यवहारवाद ने बुद्धिजीवी के विशेष कर्तव्यों की अनदेखी की थी। तो ये सही है। व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, न कि इस पर कि किसका मापन हो सकता है। तो देखिए ये सही है, ये गलत है। व्यवहारवाद ने, अरे यार एक सेकंड, ये पता नहीं परेशान कर देता है। व्यवहारवाद ने उस घटना पर जोर दिया जो सहजता से देखी जा सकती है, न कि उन प्रच्छन्न कारकों पर जो परिवर्तन में योगदान देते हैं। तो ये गलत है। अगला है कि व्यवहारवाद उन मूल्य संबंधी चिंताओं से नहीं जुड़ सका जो अच्छे समाज की प्रकृति का वर्णन करते हैं। देखिए एक ऑप्शन केवल बी सही है। ठीक है, देखिए आंसर भी है। व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, न कि इस पर किसका मापन है हो सकता है। व्यवहारवाद की कमी नहीं अपितु विशेषता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल हम फिर देखेंगे। कल से हम पूरा जो सिस्टमेटिक चल रहा था आज हम रिव्यू नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा सा इसमें 2-3 घंटे लगे थे मुझे बनाने में, लेकिन कल से मैं प्रयास करूंगा थोड़ा और टाइम निकाल के कि आपके लिए पूरी तरीके से एकदम अच्छे वे में लेके आ सके अपन। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसे सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इसे, वो भी फायदा उठा सकें इसका। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि 95 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर नहीं विश्वास है तो आप उठा के देख लेना। ठीक है, कहीं आपको इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है कि 50 बुक पढ़नी है, कुछ नहीं है।
मैं आपको करा रहा हूँ वो आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 95% आपको प्रश्न नहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए। थैंक यू।